व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरेंस की शुरुआत होती है प्रेजेंट टाइम में एक सीनियर सिटीजन पोएट्री एक्टिविटी के साथ। यही हमें मिलती है 70 साल की एसुन, जो अपनी माँ की यादों में खोई होती है। और फिर कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। एसुन की माँ एक मजबूत और मेहनती औरत थी, जो समंदर में मछलियां पकड़ती थी। अपने बीमार पति को खोने के बाद उन्होंने दोबारा शादी की, लेकिन एसुन को भेज दिया गया अपने अमीर पापा के परिवार के पास, ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके। मगर एसुन हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उसके पैतृक परिवार का व्यवहार उससे अच्छा नहीं था। एक बार एसुन पोएट्री कंपटीशन में सेकंड आती है, लेकिन माँ की व्यस्तता के चलते वो उसकी खुशी में शामिल नहीं हो पाती। दुखी होकर एसुन वापस अंकल के घर चली जाती है, जहाँ उसे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। इसी बीच उसकी माँ एसुन की लिखी एक प्यारी सी कविता पढ़ती है, जिसमें वो कहती है कि भविष्य में मैं तुम्हें 101 रोज दूंगी, ताकि तुम इतनी मेहनत ना करो। इन शब्दों से माँ का दिल पिघल जाता है। गुस्से से भरी माँ उसके अंकल के घर जाती है, ढेर सारी मछलियाँ देती है और एसुन को वापस अपने साथ ले आती है। धीरे धीरे माँ बेटी की बॉन्डिंग मजबूत होने लगती है, लेकिन एक दिन स्कूल में एसुन को क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी अमीर आदमी का बेटा नहीं है। माँ को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो स्कूल जाकर टीचर को रिश्वत देती है ताकि एसुन के साथ इंसाफ हो। घर आकर माँ घर की सारी सिगरेट फेंक देती है, क्योंकि एसुन ने वादा किया था वो एक दिन माँ के लिए मोती का हार खरीदेगी। और अब माँ लंबा जीना चाहती है। साल था 1961, लेकिन सपनों पर जैसे किसी ने धूल डाल दी हो। माँ बीमार पड़ जाती है। सालों की कड़ी मेहनत ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया था। जब एसुन अंदर से टूटने लगती है, तब एक शांत लेकिन बेहद केयरिंग लड़का ग्वानसिक उसका ख्याल रखने लगता है। एक शाम माँ उसे एक खास डिश एबोलियन खिलाती है और समझाती है, कभी अपने स्टेप फादर के घर की नौकरानी मत बनना। और फिर कुछ ही दिनों बाद माँ इस दुनिया से चली जाती है। ग्वानसिक तब भी उसके साथ बना रहता है। उसका स्टेप फादर अब उसे रोक लेता है और साथ देने की बात करता है। एक दिन एसुन एक जमीन देखती है और ग्वानसिक वो कुछ लोकल महिलाओं की मदद से उसे एक प्यारे से कैबेज फार्म में बदल देती है। अब उसका फोकस पढ़ाई पर है, लेकिन घर और फार्म संभालते संभालते सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तभी स्टेप फादर एक डील करता है, अगर वो रुकी तो वो उसे कोरियन लिटरेचर पढ़ने के लिए मैनलैंड भेजेगा। एसुन बाजार में किताब हाथ में लेकर कैबेज बेचती है, लेकिन असल में ग्वानसिक ही उसका साथ निभाता है। फिर एक दिन उसकी दादी आती है और एसुन को भगा देती है, क्योंकि आसपास की औरतें दोनों को कपल समझकर चिढ़ाती हैं। भागती हुई एसुन चिल्लाती है, नो थैंक यू। जब ग्वानसिक तेजी से दौड़ता हुआ एसुन के पास पहुंचता है, जिसे उसकी सख्त दादी ने घर से भगा दिया था, दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। और इसी सफर में हमें पता चलता है कि ग्वानसिक के माता पिता ने समाज की परवाह किए बिना लव मैरिज की थी, और यही वजह है कि उसकी दादी आज भी उनके रिश्तों को लेकर इतनी सख्त है। चलते चलते एसुन बार बार मजाक में कहती है कि वह कभी ग्वानसिक से शादी नहीं करेगी। शायद यही बात ग्वानसिक को चुभ जाती है और वो अचानक उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर मिस कर जाता है। इस अजीब मगर प्यारे मोमेंट में ये भी साफ हो जाता है कि एसुन भी उसे पसंद करने लगी है। थोड़ी झिझक, थोड़ा प्यार, और फिर होती है एक मासूम सी ऑकवर्ड सी क्यूट किस। फिर कट होता है फ्यूचर में, जहाँ एसुन अब बड़ी हो चुकी है, अपने बच्चों के साथ बैठी है, और रिवील होता है कि ये पूरी कहानी उसकी बेटी ही सुना रही थी। वापस फ्लैशबैक में एसुन जब घर लौटती है तो देखती है कि उसका स्टेप फादर किसी अनजान औरत के साथ छुपकर मिल रहा है। रात को वो सुनती है कि वो औरत नामुक साफ कहती है कि वह एसुन को नहीं संभालेगी। अब एसुन के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह मजबूरी में फिर से अपने अंकल के घर लौट जाती है। अंकल उसे कहते हैं कि अब कॉलेज का सपना छोड़ दो और फैक्ट्री में काम करो, क्योंकि घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है। एसुन जब स्टेप फादर के पास आखिरी उम्मीद लेकर जाती है, तो वो साफ कह देता है कि उसके पास न तो घर है न ही पैसे, जबकि सालों से उसने वादा किया था कि वो एसुन की पढ़ाई का ख्याल रखेगा। दिल टूट चुका है और वो सीधे ग्वानसिक के पास जाती है और रो पड़ती है। ग्वानसिक उसे दिलासा देता है और शादी का प्रपोजल रखता है, लेकिन एसुन के सपने अलग हैं। वो हमेशा से चाहती थी कि किसी मैनलैंड के लड़के से शादी करे और जेजू को पीछे छोड़ दे। इसलिए दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं अपनी किस्मत बदलने का। रात को चुपके से दोनों अपने अपने घर से गहने चुराते हैं, सामान पैक करते हैं और एक शिप पकड़ने निकल पड़ते हैं। कैप्टन को शक होता है, लेकिन एसुन चतुराई से खुद को और ग्वानसिक को शादीशुदा कपल बताकर बात संभाल लेती है। भूसान पहुंचकर दोनों अपनी ज्वेलरी बेचने जाते हैं, लेकिन शॉप ओनर को झटका लग जाता है, क्योंकि वो जान जाती है कि ये कुछ और ही कहानी है। रात को जब रुकने के लिए जगह ढूंढते हैं तो झूठ बोलते हैं कि वो नई शादी के बाद वॉलेट और आईडी खो बैठे हैं। शुक्र है नाइट स्टे के मालिक उन पर तरस खा लेते हैं, उन्हें फ्री में रुकने और खाना खाने देते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही दोनों उठते हैं तो देखते हैं सब कुछ गायब है, उनका सारा सामान चोरी हो चुका है। जब वो ओनर से बात करते हैं तो वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हैं और ऊपर से पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं।
अब दोनों सड़क पर हैं, अकेले, लुटे-पिटे और मायूस। इसी वक्त एसुन को याद आती है हैंसल एंड ग्रेटल की कहानी, कैसे उन्होंने एक चुड़ैल को चकमा दिया था। वहीं से उसे आइडिया आता है, एक प्लान बनता है। रात को दोनों छुपकर देखते हैं कि वही ओनर अब एक नए गेस्ट को अपने जाल में फंसा रहे हैं। जैसे ही वह औरत रूम में जाती है, एसुन और ग्वानसिक उसे वार्न करते हैं, अपनी लाइट बंद मत करना। ओनर डर जाते हैं और तय करते हैं कि अगली सुबह उस गेस्ट से डबल चार्ज करेंगे। लेकिन तभी एसुन और ग्वानसिक इस मौके का फायदा उठाकर उनका पैसा चुराने की कोशिश करते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन एसुन देखती है ओनर की बेटी ने वही हेयर क्लिप पहन रखी है जो ग्वानसिक ने उसे दी थी। जब वो क्लिप वापस लेने जाती है, पूरा घर जाग जाता है। अब दोनों भागने लगते हैं, लेकिन एसुन पकड़ी जाती है। तभी ग्वानसिक अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लोगों से भिड़ जाता है और एसुन को बचा लेता है। एसुन और ग्वानसिक स्कैमर कपल से सामान चुराने की कोशिश में फंसकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहीं पता चलता है कि ग्वानसिक की मां भूसान आई हैं और हर थाने में उन्हें ढूंढ रही हैं। मिलते ही वो ग्वानसिक से गोल्डन फ्रॉक मांगती है, वही कीमती चीज जो ग्वानसिक घर से चुरा लाया था। इधर स्कैमर औरत उनकी ज्वेलरी और गोल्डन फ्रॉक एक पोन शॉप में बेच चुकी थी। जब पुलिस वहां रेड डालती है तो असली चेहरा सामने आता है। वो औरत पहले भी कई फ्रॉड कर चुकी थी। सब कुछ निपटने के बाद एसुन, ग्वानसिक और उसकी मां जेजू वापस लौट आते हैं। घर लौटते ही ग्वानसिक को पता चलता है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन एसुन को तो हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। जब ग्वानसिक दादी से शिकायत करता है तो उसे एक कड़वा सच सुनने को मिलता है, अगर लड़का भागे तो ब्रेव और लड़की भागे तो शेमफुल। एसुन के पास अब बस मिडिल स्कूल का डिप्लोमा रह जाता है। ग्वानसिक इस पर साफ कह देता है, मैं एसुन से शादी करूंगा। अगले दिन ग्वानसिक की मां एसुन को प्यार से समझाने आती है कि वह शादी पर दोबारा सोचे, और जब ग्वानसिक एसुन के अंकल से उसका हाथ मांगने जाता है, एसुन चुपचाप मना कर देती है। जल्द ही एसुन को एक ब्लाइंड डेट पर भेजा जाता है, एक 30 साल के आदमी के साथ जो अपनी पहली पत्नी के बच्चों के लिए नई मां ढूंढ रहा है। वह उसकी कॉलेज फीस देने को तैयार है, लेकिन एसुन का दिल टूट जाता है क्योंकि ये वही फ्यूचर था जिससे उसकी मां हमेशा उसे बचाना चाहती थी। जब ग्वानसिक को पता चलता है कि एसुन को इस मजबूरी में ढकेला जा रहा है, वह गुस्से में उसके घर वालों से भिड़ जाता है। वह एसुन को रोकने जाता है, एक रिंग पहनाता है, लेकिन एसुन दर्द से भरी आंखों से रिंग फेंक देती है। वह कहती है, अगर मैं आजाद रहना चाहती हूँ तो तुम्हें मुझे जाने देना होगा। ग्वानसिक टूटे दिल से वहां से चला जाता है, पर एसुन भी अकेली नहीं रहती। वह उसी रात फील्ड में रिंग ढूंढने लौटती है, पर रिंग गायब होती है। अगले दिन जब एसुन उदास बैठकर वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है, ग्वानसिक मैनेलैंड के लिए रवाना हो जाता है। अब फ्लैशबैक में पता चलता है कि एसुन ने झूठ बोला था ताकि ग्वानसिक अपने सपनों के पीछे जा सके, लेकिन ग्वानसिक तो शुरू से ही सिर्फ एसुन के लिए दौड़ रहा था, उसके लिए जीत रहा था। अब जब एसुन उसके साथ नहीं है तो उसका मन भी कहीं नहीं लगता। एसुन को एहसास होता है कि ग्वानसिक हमेशा से उसका सहारा रहा है। वह दौड़ती है हार्बर की ओर, उसे रोकने के लिए। वह दिल से चिल्लाती है उसका नाम, और चमत्कार होता है, ग्वानसिक उसकी आवाज सुन लेता है। वह समुंदर में छलांग लगाकर तैरते हुए किनारे आता है। गांव वाले तालियां बजाते हैं और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। आज के समय में ग्वानसिक की बहन बताती है कि उसी रात उनके प्यारे बच्चे जम की शुरुआत हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कैसे यंग पेरेंट्स अपनी बच्ची के साथ खिलखिलाते थे। जम की आवाज में नरेशन आता है, मेरे माँ बाप ने कम उम्र में अपना सब कुछ छोड़कर फैमिली बनाई थी, सिर्फ एक दूसरे के लिए। एपिलॉग में दिखता है, ग्वानसिक चुपचाप पोन शॉप से वो वेडिंग रिंग वापस खरीद लाया था, और फाइनली एसुन और ग्वानसिक अपने वेडिंग आउटफिट्स चुनते हैं और खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। अगर आपको ये प्यारी सी लव स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। एसुन अपनी सास ससुर के साथ प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है। फिर उसकी सौतेली माँ मिनोक, जो अब उसके स्टेप भाई बहनों की माँ है, पहले बच्चे का वेलकम करते हैं। एसुन मिनोक की हेल्प करती है, जिससे उनके बीच की पुरानी कड़वाहट धीरे धीरे कम होती है और एक मौन समझ विकसित होती है। एसुन घर लौटकर परिवार के लिए उपहार लाती है, जिसमें मिनोक द्वारा गोंग के लिए दी गई एक ट्राइसाइकिल भी शामिल है। हालांकि उसकी दादी सास लड़कियों के साइकिल चलाने के विचार का विरोध करती है। रात में एसुन और ग्वानसिक के बीच बातचीत होती है, जहां ग्वानसिक एसुन के संघर्षों को समझता है और मदद करने की पेशकश करता है। एसुन उससे गमियों को साइकिल चलाना सीखने देने का आग्रह करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसी तरह सीमित रह जाए जैसे वह कभी थी। अगले दिन ग्वानसिक गमियों के लिए एक नई और महंगी ट्राइसाइकिल खरीदता है, जिससे एसुन बहुत खुश होती है। कहानी फिर 1996 में पहुंचती है। गमियों अब बड़ी हो गई है और अपनी माँ की कहानी सुना रही है। वो अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना कर रही। उसे एक नौकरी मिलती है और वह अपने मंगेतर की माँ से मिलती है, जो एक प्रभावशाली परिवार से है।
वह औरत गमियों के गरीब पृष्ठभूमि के लिए उसे नीचा दिखाती है। गमियों सब कुछ सहती है जब तक उसकी सास बनने वाली उसे शादी के बाद नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहती। अपनी माँ के बलिदानों को याद करके गमियों दृढ़ता से मना कर देती है और अपने मंगेतर को भी स्पष्ट कर देती है कि उसे शादी की कोई जल्दी नहीं है। इसी दौरान एसुन और ग्वानसिक अपने दूसरे बच्चे का इंतजार कर रहे होते हैं। जब एसुन को पता चलता है कि ग्वानसिक का परिवार गमियों को हानियों समुद्र में काम करने वाली महिला गोताखोर बनाना चाहता है, तो वह गुस्से में आ जाती है। वह याद दिलाती है कि उसकी अपनी माँ की मृत्यु पानी के नीचे काम करने के कारण हुई थी और वह अपनी बेटी को हानियों नहीं बनने देगी। इस बात पर उसकी सास के साथ उसका तीखा झगड़ा होता है और उसकी सास उसे थप्पड़ मार देती है। ग्वानसिक अपनी मछली पकड़ने की शिफ्ट से लौटता है और एसुन और गमियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वह उन्हें लेकर घर छोड़ देता है। वे एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि किसी ने चुपके से उनका 3 महीने का किराया चुका दिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वह कौन है। एक शाम ग्वानसिक घर लौटता है और उसकी एक उंगली टूटी हुई है। एसुन चिंतित हो जाती है और रात में उसे और भी चोटों के निशान दिखाई देते हैं। अगले दिन उसे खुशी से काम पर भेजने के बाद एसुन सांगिल के घर जाती है, वही आदमी जिससे वह कभी शादी करने वाली थी और जिसने ग्वानसिक को नौकरी पर रखा था। सांगिल की पत्नी से एसुन को पता चलता है कि सांगिल ग्वानसिक को गाली देता है। हाथ टूटने के बाद भी सांगिल ने नाव वापस नहीं मोड़ी, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। उसी समय दिखाया जाता है कि सांगिल फिर से ग्वानसिक पर चिल्ला रहा है और उसे घर जाने नहीं दे रहा है। जैसे ही वो ग्वानसिक को पीटने वाला होता है, एसुन वहां पहुंच जाती है और दृढ़ता से कहती है कि ग्वानसिक अब उसके लिए काम नहीं करेगा। जब वे जाने लगते हैं तो सांगिल फिर से ग्वानसिक को नीचा दिखाता है, जिस पर एसुन उसके सीने पर वार कर देती है। फिर कहानी वापस 1996 में आती है, जहां एसुन ग्वानसिक की मदद करती हुई दिखाई देती है, जिसका पैर सालों की कड़ी मेहनत के कारण खराब हो चुका है। यह एपिसोड व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरियंस में एसुन की जिंदगी में जो बड़े बदलाव आए उनके बारे में बताता है। यह दिखाता है कि एसुन कितनी मजबूत है। एपिसोड की शुरुआत में एसुन चाहती है कि ग्वानसिक सासिल के लिए काम न करे, लेकिन सासिल का परिवार आइलैंड पर बहुत ताकतवर है, इसलिए ग्वानसिक को नौकरी नहीं मिलती। धीरे धीरे उनके पास पैसे खत्म होने लगते हैं और खाने को भी कुछ नहीं बचता। एसुन अपने मकान मालिक से थोड़ी मदद मांगती है, पर वे मना कर देते हैं। आज के समय में एसुन गमंग के साथ घूम रही होती है, तो वह सोचती है कि उसने क्या सीखा और किन बातों पर उसे शर्म आनी चाहिए और किन पर नहीं। फिर कहानी पीछे जाती है। एसुन अपनी दादी के घर पैसे मांगने जाती है, पर उसका स्वाभिमान उसे भीख मांगने नहीं देता। बाद में जब वो ग्वानसिक के साथ लेटी होती है तो वो अपनी परेशानी उससे बताती है। तभी उसकी दादी उससे मिलने आती है। वो एक बैंक की कॉपी, अपनी जमा की हुई रकम, गहने और कुछ छोटी मोटी चीजें लाती हैं। पता चलता है कि एसुन की माँ ने पहले दादी को कहीं ले जाने को कहा था, तो वह असल में एक फोटो खिंचवाने जा रही थी। उस वक्त एसुन की माँ ने अपनी माँ से वादा लिया था कि वह एसुन का ध्यान रखेगी, जैसे उसने एसुन के पापा का रखा था। उसे लगता था कि अपने बच्चे से ज्यादा जीने का दुख शायद इस तरह कम हो जाएगा। दादी की मदद के लिए ग्वानसिक और एसुन उनका शुक्रिया करते हैं और वादा करते हैं कि वे उन्हें गर्व महसूस कराएंगे। उन पैसों से वे एक नाव खरीदते हैं। जब वे खुशी मना रहे होते हैं तो एसुन को बच्चा होने का दर्द शुरू हो जाता है और वह अपने दूसरे बच्चे, एक बेटे को जन्म देती है। अब एसुन ने एक बेटा पैदा किया है और ग्वानसिक को नाव मिल गई है, तो ग्वानसिक का परिवार उसे अपना लेता है और एसुन उन्हें ये साफ साफ दिखा देती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ग्वानसिक ने वह घर खरीद लिया है जहाँ कभी एसुन की माँ अपने दूसरे पति के साथ रहती थी। एसुन बहुत खुश होती है क्योंकि वह वही घर था जहाँ वो बचपन में सबसे ज्यादा जाती थी। अब पहली बार उसका अपना घर होता है। जब दोनों घर सजा रहे होते हैं तो एसुन को अपनी माँ का सपना आता है, जिसमें वह उसे एक ट्रक के बारे में बताती है। ग्वानसिक के मछली पकड़ने जाने के बाद वह अचानक नींद से जाग जाती है। सपने के बाद वह एक पड़ोसी की मदद से अस्पताल जाती है। वहाँ वह अपने तीसरे बच्चे, एक छोटे बेटे को जन्म देती है। इसके बाद एसुन सांगसिल के अंडर में वाइस प्रेसिडेंट बन जाती है, जो अभी प्रेसिडेंट है क्योंकि चुनाव में कोई और खड़ा ही नहीं हुआ। दोनों मिलकर उन लोगों के खिलाफ काम करते हैं जो ठीक से काम नहीं करते। अचानक एसुन सासिल की पत्नी से एक जांच के दौरान मिलती है और उसे वहां से निकालने में मदद करती है। यह सीन दिखाता है कि सासिल की पत्नी कितनी दुखी जिंदगी जी रही है। जाते हुए वह एसुन से कड़वाहट से कहती है कि काश उसने सांसिल से शादी कर ली होती। उस रात जब ग्वानसिक अपनी नाव पेंट कर रहा होता है तो वह एसुन को भी बुलाता है। पहले एसुन मना करती है क्योंकि उसका मानना है कि औरतें नाव पर जाने से बुरा होता है, पर जब गमंग नाव पर चढ़ जाती है तो एसुन उसे रोक नहीं पाती। आखिर में वो अपना डर तोड़ती है और खुद भी नाव पर चढ़ जाती है। वह उस पर अपना नाम भी लिखती है। एसुन अपने काम में व्यस्त है और 2 छोटे बच्चों का ध्यान रख रही है।
तभी उसे अचानक दिखता है कि गमयोंग साइकिल चलाते हुए मुश्किल में है, क्योंकि दूर से एक तूफान आता हुआ दिख रहा है। एसुन तुरंत घर से भागती है और पड़ोसी से कहती है कि थोड़ी देर के लिए बच्चों का ध्यान रखे, लेकिन पड़ोसी अभी आधी नींद में है। जब एसुन गमयोंग के साथ वापस आती है तो देखती है कि दोनों छोटे बच्चे गायब हैं। जब ये बात गानसिक को पता चलती है तो वह तुरंत अपना काम छोड़ देता है। पूरा गांव मिलकर उन बच्चों को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उन्हें बड़ा बेटा मिल जाता है, लेकिन छोटा अभी भी लापता है। खोज जारी रहती है जब तक कि उन्हें छोटा बेटा समुद्र के किनारे एक दीवार के पास बेजान हालत में नहीं मिलता। जोंग योंग के बताने के तरीके से हमें पता चलता है कि ग्वानसिक, जो हमेशा से सबकी हिम्मत बना रहा था, पहली बार पूरी तरह टूट जाता है। परिवार 3 दिन तक शोक मनाता है। एसुन और ग्वानसिक दोनों बहुत दुखी होते हैं। एसुन को अपनी माँ की बात याद आती है कि मुश्किलों में भी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। फिर वह खुद को संभालती है और बाहर जाती है। वहाँ वह देखती है कि उसका बड़ा बेटा अपने छोटे भाई की मौत का दोष खुद पर ले रहा है। उसी समय गुनसिक को भी लगता है कि गमोंग भी दुख से गुजर रही है। इसी पल में दोनों जवान माँ बाप फिर से जिंदगी की ओर लौटते हैं। अगले दिन ग्वानसिक फिर से काम पर चला जाता है और एसुन घर और मछली बाजार संभालती है। दोनों का दिल दुख से भरा होता है, लेकिन वे जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। एसुन का गुस्सा समुद्र के प्रति बढ़ने लगता है। एक दिन जब पूरा परिवार समुद्र के किनारे चल रहा होता है तो एसुन ग्वानसिक से कहती है कि वह अपने बेटे की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। ग्वानसिक उससे कहता है कि उनके परिवार में किसी की कोई गलती नहीं है, हमें अपने बाकी बच्चों के लिए जीना होगा। सालों बाद एसुन को पता चलता है कि ग्वानसिक भी अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानता रहा, क्योंकि वह समुद्र के इतने पास होते हुए भी अपने बेटे को बचा नहीं पाया। हम एक बहुत ही दुखद पुरानी बात देखते हैं जहां ग्वानसिक अपनी बेटी की मौत पर रो पड़ता है। इसी बीच एसुन देखती है कि उसका किचन खाने से भरा हुआ है। गांव के लोग चुपचाप उनकी मदद करते रहे थे। वे उनके घर में छोटी छोटी चीजें छोड़ जाते थे। पुरानी बातें दिखाती हैं कि उनके मकान मालिक हर दिन उनका चावल का बर्तन भरते थे, जितना चाहिए होता था, लेकिन कभी ज्यादा नहीं, ताकि उन्हें बुरा न लगे। एसुन उस दिन चावल नहीं मांग रही थी। जब उसने मकान मालिकों से बात की थी, वह उनकी छिपी हुई दयालुता को समझ गई थी। एक और राज खुलता है। एसुन के सौतेले पिता की पत्नी ने उनके नए घर का 3 महीने का किराया चुपके से भर दिया था। हानियो भी एसुन की गर्भावस्था के दौरान उसके लिए पौष्टिक सीफूड जैसे एलोन बचाकर रखती थी। समय बीतता है। जमंग अपनी परीक्षाएं पास करती है और सियोल में कॉलेज जाने वाली होती है। ये एसुन के लिए तीसरी बार होता है जब वह चुपचाप खुशी महसूस करती है। एसुन और गुनसिक उसके साथ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात पार्क यंग भूम से होती है, जो गमयोंग का होने वाला पति होता है, और वे उसे तुरंत पसंद करने लगते हैं। एपिसोड खत्म होता है जब योंग भूम और गमयोंग एक साथ बैठे होते हैं और एसुन और गनसिक हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। जब एसुन कहती है कि वह अपना गोभी का खेत बेचकर ग्यमंग के लिए घर लेना चाहती है, तो गसिक उससे कहता है कि उसे वो खेती अपने लिए संभाल कर रखनी चाहिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो